नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा युद्ध का आज 60वां दिन है। गाजा में चारों तरफ खून खराबा मचा हुआ है। इजरायली फोर्स और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इसी बीच खबर आई है कि इजरायली डिफेंसिव फोर्स ने खान यूनुस को चारों तरफ से घेर लिया है। दावा किया जा रहा है कि यहां अस्पताल के नीचे हमास का दिमाग छिपा हुआ है और इजरायल की फौज इसी दिमाग तक पहुंचना चाह रही है। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको युद्ध की लेटेस्ट तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से युद्ध इस वक्त जारी है। लेटेस्ट तस्वीरें आपको युद्ध की दिखाते हैं। 250 ठिकानों पर कैसे बमबारी की जा रही है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन हमास का जो दिमाग है उसको निशाने पर लेना चाहते हैं। देखिए ये पहली तस्वीर, 250 ठिकानों पर बमबारी की गई है। आज एक दो नहीं 250 ठिकानों को निशाना बनाया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। पूरे गाजा में हर तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा था 250 हमलों से। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बताएगी कि कैसे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है इस युद्ध का दायरा। लेबनान के मेस अल जबल पर बम हमला किया गया है, यानी सिर्फ अब बॉर्डर के पास नहीं बल्कि भीतर लेबनान के अंदर तक जाकर भी हमले किए जा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। तो इजरायली डिफेंस फोर्स के निशाने पर लेबनान का मेस अल जबल और वहां पर किस तरह से किया गया बम हमला उन तस्वीरों में दिख रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, युद्ध की तस्वीर जो बयां करेगी इस युद्ध को किस तरह से और किस बड़े स्तर पर लड़ा जा रहा है। इजराइल एआई आधारित हमला कर रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है हमले करने के लिए। और कहा यह जा रहा है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के बाद इजराइल को 70,000 ज्यादा इनपुट्स मिल रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर अगर हमला करते हैं उसकी तुलना में 70,000 ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इनपुट मिल रहे हैं और उसके आधार पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर, देखिए ये जो तस्वीर है, ये जो इंफ्रारेड तस्वीर है, इसमें दिखता है कि कैसे पहले एक व्यक्ति दिखाई देता है और आप देखिएगा इस तस्वीर को ध्यान से, पहले एक व्यक्ति दिखाई देता है और फिर देखिए इसमें आपको इंसान दिखाई देगा, एक व्यक्ति दिखाई देगा और फिर हमला किया जाता है। ये एआई आधारित हमला है और इस तरह के हमले लगातार इस युद्ध की शुरुआत से किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा। इजराइल के पास अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इक्विपमेंट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन मौजूद हैं। संजय मेस्टन जी, इजराइल के पास अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है, दुनिया में इजराइल इस बाजार में सबसे ज्यादा अग्रणी माना जाता है। अब उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल कर रहा है इस युद्ध में, किस तरह से और कितना प्रभावी है ये इस्तेमाल? सुमेरा, देखिए जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, साफ जाहिर है कि आपने बड़ा सही बोला था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसका हम हमेशा लड़ाई के मैदान में उसका असर होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, मीडिया इंटेलिजेंस, हर तरह से इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं। इतना इंटेलिजेंस जब होता है तो उसको वो कोलेट करना, उसको एनालाइज करना, सारी प्रॉब्लम वही होती है, छोटी से छोटी इंटेलिजेंस को लेना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये खूबी है, जितने भी सोर्सेज से इंटेलिजेंस आई है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कहीं से भी आए, ये सारी तुरंत कोलेट होके तुरंत एक्शन उसमें टारगेट्स आ जाते हैं और आप पिन पॉइंटेड तरीके से सही जगह पे टारगेट कर सकते हैं। कहने का मतलब आपका डिसीजन मेकिंग टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत क्विक। यानी कोलेट करने में, उस सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर रही है इजराइल की और इसलिए वो ताबड़तोड़ हमले कर पा रहा है। हमारे साथ कर्नल एस डिनी भी मौजूद हैं। कर्नल एस डिनी, लेकिन इसके क्या कोई नेगेटिव पहलू भी हैं, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इजराइल में उस तरह के इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर ऑटो अटैक्स हो रहे हैं, यानी ऑटो जनरेटेड है। अगर इंटेलिजेंस आती है और इस तरह का कोलेट कर इंफॉर्मेशन देती है कि यहाँ हमास का लड़ाका मौजूद है, तो ऑटोमेटिक हमले भी शुरू हो जाते हैं। क्या उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? देखिए मैम, जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हम ये जरूर मानते हैं कि हमेशा एक ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एक बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि हम यहाँ पर इंसानों के साथ यहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो वहां पर एक इंसानियत वाली फैक्टर भी होती है। जहां तक युद्ध होता है, युद्ध का तो नियम होते हैं, युद्ध के कानून होते हैं, लेकिन उसमें एक जब तक एक इंसान का एक इंटरवेंशन ना हो
तो क्या हो सकता है, कई बार भयानक रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ एक जो कैजुअलिटीज जिसको अवॉइड कर सकते थे, तो उसको किया जा सकता है अगर वहां पर एक ह्यूमन इंटरवेंशन हो, क्योंकि नॉट ओनली सिविलियन कैजुअलिटीज, उसका फ्यूचर में किस तरह का इंपैक्ट होगा, ये सब चीज एनालाइज करने के लिए एक डिसीजन जो होना चाहिए वो फाइनली ह्यूमंस या जो मनुष्य है उससे लेने से होगा। नहीं तो क्या होगा, इसमें हम जिस तरह से अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उससे ज्यादा कैजुअलिटीज होने की संभावना है। जी, और इसी वजह से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस्तेमाल करता है, चेहरों को फीड किया गया है और जो जीनोम मैपिंग है वो भी की गई है और उसके आधार पर ट्रैकिंग की जाती है, और जैसे ही आपको उस तरह का कोई व्यक्ति दिखाई देता है हमला होता है। इसी वजह से इस पर नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं उसकी भी बात हो रही है। हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको एक और जानकारी दे दें। गाजा में जंग का एपिसेंटर कहां है वो जान लीजिए। एपिसेंटर अब खान यूनुस का इलाका हो गया है। इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा के खान यूनुस को चारों तरफ से घेर लिया है। आसमान से भारी बमबारी हो रही है तो जमीन पर आईडीएफ के टैंक कहर बरपा रहे हैं। खान यूनुस में इजराइल के ऑपरेशन की सबसे बड़ी वजह है यहां हमास के बिन लादेन कहे जाने वाले याह्या सिनवार का ठिकाना। दावे के मुताबिक खान यूनुस के दर अल सलाम अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड सुरंग में याह्या सिनवार छिपा हुआ है, यह आईडीएफ का कहना है। ऐसे में उसके खात्मे के लिए इजराइल की सेना गाजा में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। अस्पताल के चारों तरफ बमबारी हो रही है। आलम यह है कि खान यूनुस में घर घर गोलीबारी चल रही है। मैन टू मैन ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल के सैनिकों और हमास के लड़ाकों में आमने सामने की जंग हो रही है। अर्बन वॉरफेयर हो रहा है। खान यूनुस में ऑपरेशन के साथ ही गाजा में आईडीएफ के हमले का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। गाजा में लेकिन इजराइल के ऑपरेशन के बीच उसका एक मकसद भी साफ होता हुआ दिख रहा है। इजराइल ने यह ठान लिया है कि हमास लड़ाकों के बहाने गाजा के लोगों को मिस्र में मौजूद सिनाई इलाके में भेज दिया जाएगा। हम आपको मैप के जरिए दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से अभी डिमार्केशन कर दिया गया है, इलाकों को बांट दिया गया है। पहले उत्तर और अब दक्षिण गाजा तक इजराइल ने एक बफर जोन बना दिया है। इस नक्शे से समझिए, इस वक्त गाजा में 2 सेफ एरिया हैं। उत्तरी गाजा की सीमा के पास 2.5 किलोमीटर के इलाके में इजराइल ने गड्ढा खोद दिया है। दक्षिण से उत्तर जाने पर पाबंदी लगाने का उसका एक ही मकसद है कि दक्षिण गाजा में मौजूद सेफ एरिया तक लोगों को इकट्ठा करने के पीछे नीचे बने अंडरग्राउंड का पता लगाना, यानी अंडरग्राउंड मेट्रो का पता लगाना, सुरंगों का पता लगाना जो धरती के अंदर ही अंदर सिनाई इलाके में निकल जाती हैं। कायदे से हमास की एक एक सुरंग और उसमें मौजूद लड़ाकों का खात्मा ही इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। लेकिन हम आपको तस्वीर भी दिखाते जाते हैं कि युद्ध में इस वक्त हो क्या रहा है। हम बता रहे हैं हमको खान यूनुस इलाका टारगेट पर है। खान यूनुस इलाका सेंटर है, एपिसेंटर इस वक्त है, लेकिन वहां किस तरह का बम धमाका हुआ है, किस तरह के हमले किए जा रहे हैं, आइए वो भी दिखा दे। देखिए, ये है खान यूनुस पर हुआ हमला। खान यूनुस पर किस तरह से बम हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि यही अब एपिसेंटर है। यहीं पर आईडीएफ का कहना है कि याह्या सिनवार मौजूद है और इस वजह से इस इलाके पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं युद्ध के मैदान से। जेनिन में आईडीएफ की गाड़ी पर हमला किया गया। देखिए किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स पर जो हमास द्वारा हमले किए जा रहे हैं उसमें ये देखिए गाड़ी एक के पीछे एक 2 गाड़ियां जा रही हैं और उस पर हमला किया जाता है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की गाड़ी जिस पर जेनिन के इलाके में ये हमला किया गया। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स भी जगह जगह निशाने पर आती है और इस तरह से जेनिन में आईडीएफ की गाड़ी पर हुआ हमला। सिर्फ यही नहीं, हमास किस तरह से जवाबी हमले कर रहा है वो भी देखिए। आईडीएफ टैंक पर कैसे हमास ने हमला किया, क्योंकि हमास की तरफ से भी समय समय पर ये आंकड़े लगातार जारी किए जाते रहे कि कैसे वो हमले कर रहे हैं। और ये वीडियो हमास द्वारा जारी किया गया बताते हुए कि किस तरह से उन्होंने हमला किया आईडीएफ के टैंक पर, इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक पर। तो देखिए ये तस्वीर आपको बताती है कि कैसे हमास की तरफ से हमला किया गया। देखिए रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए हमास लड़ाकों की तरफ से हमला किया गया इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक पर और उसके बाद फिर लगातार हमले। लेकिन संजय मेस्टन जी, एक बड़ा सवाल ये कि अब जहां पर हमला हो रहा है जो खान यूनुस का इलाका है वहां पर अस्पताल के चारों तरफ हमले हो रहे हैं, लेकिन
सीधे आमने सामने की जंग हो रही है, जिसे हम अर्बन वॉरफेयर कहते हैं, यानी छोटे छोटे इलाकों में, मोहल्लों में, गलियों में, घरों में जाकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और वहां पर जंग हो रही है। अर्बन वॉरफेयर कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहा यह जाता है किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती अर्बन वॉरफेयर होता है, अगर आपको ऐसे मैन टू मैन जंग लड़नी पड़े। देखिए, किसी भी फौजी के लिए सबसे कठिन लड़ाई होती है अर्बन वॉरफेयर। इसमें कई कारण होते हैं। पहली बात तो टोटल बिल्ट अप एरिया है, नैरो सकरी गलियाँ हैं और कई डोमिनेटिंग बिल्डिंग्स हैं, 3-4 मंजिलें बिल्डिंग्स हैं, उसमें सिविलियन साथ रह रहे हैं और टेररिस्ट ने, जो हमास ने, उनको एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे रखा हुआ है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। और यहाँ एक और कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इन्हीं बंकर्स के नीचे या बिल्ट अप एरिया के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स हैं। और जो आपने सही बोला है, मेरे को लगता है कि देखिए, सिनवार था, उसके पहले संभावना थी नॉर्थ गाज़ा में, अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क से वो साउथ गाज़ा में आ गया है और इसीलिए साउथ गाज़ा अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुकी है। और ये जो हॉस्पिटल का इलाका है, क्योंकि ये पहले भी अल शिफा हॉस्पिटल में साफ़ हो गया था कि वहाँ पर वो टनल्स दिखाई हैं, तो जाहिर है कि इसी इलाके में होस्टेजेस होंगे, क्योंकि वो उनके लिए प्राइम एक बार्गेनिंग टूल है। और साथ ही वहाँ ये सिनवार और उसके जो कोर ग्रुप होगा वो यहीं पर होने की पूरी अंदेशा है। अनटिल एंड अनलेस वो ऑलरेडी भाग चुके हैं इजिप्ट की ओर, ये जो टनल्स के थ्रू, अगर वो हो गया तो फिर तो ये ऑपरेशन बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो जाएगा इजरायली सेना के लिए। तो ये सिनवार को पकड़ना आपके मुताबिक, फिर वो यहाँ से अगर कहीं और भाग जाता है तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये जो अभी जो युद्ध चल रहा है, जिस तरह की लड़ाई अभी चल रही है कर्नल एसडीडी, अगर उस पर बात करें, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो इजरायली टैंक्स हैं, जो इजरायली बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, उन्हें कहीं से भी उन पर अटैक हो जाता है और उसके बाद उनके लिए बहुत मुश्किल भी है इस ऑपरेशन को पूरा करना। इसी वजह से क्या बहुत धीमी गति से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। अर्बन वॉरफेयर की चुनौतियाँ क्या हैं और उससे कैसे इजराइल निपटेगा, क्योंकि फिर दुनिया में जब वो तस्वीरें सामने आती हैं कि सिविलियंस टारगेट हुए हैं तो फिर उनको लेकर भी बहुत हो हल्ला मचता है। देखिए मैम, अर्बन वॉरफेयर का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये होता है कि जो रिलेटिव सुपीरियोरिटी जिसे कहते हैं, जैसे इजराइल एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है और हमास जो है वो इतना बड़ा शक्ति नहीं है, लेकिन अर्बन वॉरफेयर में वो जो रिलेटिव सुपीरियोरिटी वो नहीं रहता है। तो इजराइल के पास बड़े ही टैंक्स होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन जैसे ही वो अर्बन वॉरफेयर के अंदर घुसते हैं तो वहां पर जो हमास टेररिस्ट हैं वो कहीं से भी उनको अटैक कर सकते हैं। 1 या 2 बंदे जो उनके टीम बन के वहां पर कैसे भी अटैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उससे क्या होगा, जब इजराइल की कैजुअलिटीज बढ़ने शुरू हो गए तो वो जितना पाबंदी अपने आप को सिविलियंस के लिए रखते हैं वो हट जाएगा और उससे फिर सिविलियंस की और कैजुअलिटीज बढ़ने की आशंका रखता है। और तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी क्या ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम पहले बात कर रहे थे वो मदद करती है, क्योंकि आपकी भले ही सुपीरियरिटी यहाँ पर खत्म हो जाती है, यानी आप बराबर के स्तर पर आकर खड़े हो जाते हैं जब अर्बन वॉरफेयर की हम बात करते हैं, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर मदद करती है आपको अपने टारगेट्स को टेक आउट करने में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली मदद जरूर करती है, लेकिन वो एक फाइनल सोल्यूशन नहीं है हमास को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने की। वो जरूर मदद करती है, कुछ हद तक डेफिनेटली मदद करती है, बट अल्टीमेटली जनरल मेस्टिन सर जो भी जानते हैं, अल्टीमेटली द मैन ऑन ग्राउंड, जो बंदे बूट्स ऑन ग्राउंड जैसे बोलते हैं, जब तक वो खुद नहीं जाते, जब तक वो एक एक मकान क्लियर नहीं करते, तब तक हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। और जनरल मेस्टिन, एक एक मकान को ऐसे क्लीन करना क्या संभव है इस इलाके में, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका ही है और आपने अब जब यहां से निकालकर लोगों को दक्षिण में भेजा है, ये तमाम लोग भी वहां जाकर इकट्ठा हो गए हैं, तो वहां पर अगर आप एक बिल्डिंग को क्लीन कर निकलेंगे, वापस वहां पर कोई आ जाएगा और बंकर्स भी हैं, यानी नीचे जो सुरंगें हैं उसका जाल भी है, तो ये क्लीन कभी कर पाना संभव भी है या नहीं? नहीं, देखिए, संभव तो सब कुछ है, लेकिन मैं बोलूँगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। इसको इंजाम देना आसान नहीं है। इनको इजरायली सेना को बहुत ही मुश्किलें आएंगी। ये जैसे अभी कर्नल डिमरी ने भी बताया है, टैंक्स जा रहे हैं। देखिए, अर्बन वॉरफेयर में डिफेंडर को सबसे एडवांटेज है। वो बोलते हैं ना, अर्बन वॉरफेयर द टेरेन ऑलवेज फेवर्स द डिफेंडर। वो कहीं पर भी चढ़ सकता है, कहीं से रॉकेट फायर कर सकता है, स्नाइपर्स फायर कर सकता है। आपने अगर बिल्डिंग को गिरा भी दे गया तो वो दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे, वहाँ उनके कुछ कैजुअलिटीज़ होंगे, हो सकता है वो बिल्डिंग में वो बच भी जाए और फिर वही बिल्डिंग उसके काम में आएगी फायरिंग पोजीशन इख्तियार करने में। तो ये इजरायली सेना को बहुत मुश्किल से ये ऑपरेशन कर पाएंगे। इसीलिए मेरे को लगता है ये जो टनल्स हैं उसके लिए जो कुछ इनपुट्स आ रही हैं कि इजरायली सेना अब काफ़ी हद तक
ये टनल्स को फ्लड करने की सोच रहे हैं। हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें वो जो टनल्स जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, जो एडवांटेज है एक बड़ी, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है इजराइल द्वारा। लेकिन तस्वीरें देखिए, युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती है कि युद्ध कितना भयावह है और कितना वाइड स्प्रेड इसका असर दिखाई दे रहा है। गाजा में एयर अटैक के बाद किस तरह की तबाही हुई उसकी तस्वीर आई है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए गाजा में एयर अटैक के बाद की तबाही, और यही चुनौतियां हैं इस ऑपरेशन की, यही चुनौतियां हैं कि अर्बन वॉरफेयर अगर आप कर रहे हैं तो फिर रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया जाएगा, सिविलियंस भी उसके निशाने पर आएंगे, और ये बड़ी कोलेट्रल डैमेज है। गाजा में एयर अटैक के बाद की तबाही की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए किस तरह से तबाही हो रही है, रिहायशी इलाके में कैसे बमबारी हुई और उसके बाद किस तरह की तबाही चौतरफा देखने को मिली, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए ये तबाही की तस्वीरें जहां पर एक मकान की छत पर कुछ परिवार के लोग फंसे हैं, और ये तस्वीरें बहुत दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं जहां पर मासूम बच्चे, महिलाएं सभी शामिल हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितनी बड़ी चुनौती इजराइल के सामने है हमास का खात्मा करने के लिए। एक और तस्वीर नॉर्थ साउथ गाजा में कैसे घर घर तलाशी ली जा रही है। यही कोशिश है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, घर घर तलाशी ली जाए, एक एक घर से अगर कहीं पर भी हमास के लड़ाके मौजूद होने की गुंजाइश है तो उनको बाहर निकाला जाए, और इसी वजह से जगह जगह उनकी आमने सामने की लड़ाई भी हो रही है हमास के लड़ाकों के साथ। नॉर्थ साउथ गाजा में कैसे घर घर तलाशी ली जा रही है और न्यूट्रलाइज किया जा रहा है कहीं पर भी अगर कोई चुनौती मौजूद है इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने। गाजा में घर घर तलाशी की वजह से ही हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अब बड़ी चुनौती इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने अर्बन वॉरफेयर की है, यानी उस इलाके में जहां हमास मौजूद है वहां हमास को खात्मा करना। लेकिन युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल ने गाजा में जमीनी हमले और तेज कर दिए हैं। खुद आईडीएफ ने आज एक ऐसा आंकड़ा दुनिया के सामने रखा जो गाजा में तबाही की डरावनी कहानी का सबसे बड़ा सबूत है। इजरायली सेना के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद उसने पूरे गाजा यानी 365 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 लाख गोले दागे हैं। ये देख लीजिए संख्या, 1 लाख गोले, यानी गाजा के 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में करीब 274 गोले दागे गए हैं। एक और तस्वीर आपको बताते हैं। देखिए गाजा में इजराइल के आक्रामक ऑपरेशन से हमास में हाहाकार मचा हुआ है। 3 दिसंबर को 24 घंटे में ही इजराइल के हमले में 1000 हमास लड़ाके मारे गए। हमास लड़ाकों की मौत की संख्या अब 6000 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 9000 फिलिस्तीनियों ने गाजा वॉर में अपनी जान गंवाई है, और अब गाजा में मरने वालों की संख्या 16000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों को खत्म किया है इजराइल ने। इसके अलावा गाजा में युद्ध के तीसरे चरण में इजरायली सेना हमास को पूरी तरह से खत्म करने में जुटी हुई है। ये तीसरा फेज चल रहा है और उसको खत्म करना चाहती है पूरी तरह से। इजरायली सेना की शिन बेट यूनिट ने गाजा के 5 टॉप कमांडर जो हम आपको दिखा रहे हैं उन्हें मारने का दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक हमास के ये सभी कमांडर उसकी नॉर्थ गाजा ब्रिगेड को लीड कर रहे थे। इजरायली सेना ने हमास कमांडरों की एक ग्रुप फोटो जारी की है। इसमें दिख रहा है असम अबू रकबा, रफत सलमान, अहमद अल गंडूर, वाइल रजब और इब्राहिम अल बियारी। आईडीएफ ने इन्हें मार गिराने का दावा किया है। देखिए ये बड़े दावे, लेकिन संजय मेस्टन सर, ये जो बताया जा रहा है कि लगभग 6000 जो हमास के लड़ाके हैं उनका खात्मा कर दिया गया है, यानी एक बड़ी संख्या हमास के लड़ाकों की, उनको खत्म करने में इजराइल को सफलता हासिल हुई है। और देखिए जहाँ तक ये 6000 हमास फाइटर्स को मारा गया है, इसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो हमास ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं ऐसा दिया है जब से लड़ाई शुरू हुई कि उनके कितने कैजुअल्टीज़ घायल हुए या मरे हैं, आज तक एक भी नहीं है। वो सिर्फ बता रहे हैं कि 16000 सिविलियंस मरे हैं। तो जाहिर है कि उसमें काफ़ी हद तक तो ये हमास के टेररिस्ट होंगे। दूसरा, इजरायली सेना के पास भी कोई तरीका नहीं है वेरीफाई करने का, क्योंकि अगर वो होते, ये इनको दिखते, हाथ में आते, तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिखाते, डेड बॉडीज़ को दिखाते, ये हमने फाइटर्स मारे। तो ये जो फिगर्स हैं इसका सही में अंदाज़ या अनुमान लगाना
ना इजरायली सेना के लिए पॉसिबल है। हमास को पता होगा, लेकिन वो फिगर्स नहीं दिखा के और जाहिर कर रही है कि ये सारे सिविलियन कैजुअल्टीज हैं। तो ये एक तो पॉइंट, आपके मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि हम इन आंकड़ों पर सीधे इसी तरह से यकीन कर लें। कलर एसडी, आप भी मानते हैं कि ये डिस्प्यूटेड हो सकता है ये आंकड़ा, लेकिन अगर 6000 लड़ाके मारे हैं तो बहुत बड़ी सफलता अपने आप में है क्या इजराइल के लिए, क्योंकि यही तो उनका बड़ा टारगेट था। देखिए मैम, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ जनरल मस्टरसन जो बोल रहे हैं, इसको कभी भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका वजह यही है कि जो हमास है वो गाजा के सिविलियन के साथ में ही रहते हैं। अब उनके पास अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म पहन के लड़ते हैं और यूनिफॉर्म उतार दिया तो वो सिविलियन बन जाते हैं, तो कितने हमास इस तरह से मारे गए हैं ये मेरे ख्याल से पता लगाना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल ही नहीं, मतलब एक्चुअली जब तक ये पूरी लड़ाई खत्म नहीं होगी फाइनली तभी जब पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी एक भाग है, खासतौर से आईडीएफ की तरफ से जो अभी इंफॉर्मेशन आ रहा है कितने लोगों को मारा गया, क्योंकि उनको दिखाने के लिए कुछ चाहिए। कर्नल, मैं वापस आपके पास आऊंगी, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। युद्ध से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। मध्य गाजा में तबाही की तस्वीर सामने आई है। एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है, मध्य गाजा में किस तरह की तबाही देखने को मिल रही है। अल जहरा का पूरा इलाका मलबा बन गया है। देखिए ये तस्वीरें, ये मध्य गाजा की तस्वीर है। अल जहरा में तबाही की दर्दनाक तस्वीर, किस तरह से पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। इमारतें खंडर बन चुकी हैं और दूर दूर तक देखिए सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। ये मध्य गाजा का इलाका है। ये ताज़ा तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि किस तरह की तबाही है, चौतरफा तबाही। और ये तस्वीरें बताती हैं कि जो खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने आंकड़ा जारी किया है कि लगभग 1 लाख हमले उनकी तरफ से किए गए, और एक के बाद एक जिस तरह के हमले किए गए सीज फायर खत्म होने के बाद अलग अलग इलाकों में 250 बम तो आज एक दिन में दागे गए हैं। और उसके बाद की तस्वीरें देखिए, ये मध्य गाजा का इलाका जहां पर हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद भी क्या हमास का खात्मा करने के करीब पहुंच चुका है इजराइल या नहीं, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और क्या जो आंकड़े इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा जारी किए जा रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि हमास के खात्मे के करीब पहुंच रहा है किसी सूरत में इजराइल, या इन आंकड़ों पर अभी भी सवाल उठाए जाएंगे। हमास की लीडरशिप को खत्म करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन इस बीच मध्य गाजा में तबाही की किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है वो बताती हैं ये तस्वीरें। एक के बाद एक जिस तरह के हमले किए जाते रहे हैं लगातार इजराइल द्वारा, जिस तरह के बम बरसाए जा रहे हैं, जिस तरह का बारूद बरसाया जा रहा है गाजा पर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के अल खादर में आईडीएफ का एक्शन देखने को मिला है। वेस्ट बैंक अल खादर में आईडीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखिए तस्वीरें जिसमें ये वेस्ट बैंक का अल खादर इलाका है और यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बड़ा एक्शन किया है। देखिए इजरायली डिफेंस फोर्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। क्रेन, बुलडोजर आगे बढ़ते हुए इजरायली डिफेंस फोर्सेस का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये अल खादर का इलाका है और देखिए ये बुलडोजर एक इमारत को गिराते हुए दिख रहा है। ये बुलडोजर इजरायली डिफेंस फोर्स की गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और इस बुलडोजर से इस इमारत को गिराया जा रहा है। ये एक्शन गाजा के अल खादर इलाके में लिया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। मेजर जनरल संजय मेस्टन, लेकिन ये देखिए हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार एक्शन जारी है और मध्य गाजा की तस्वीर अभी हमने दिखाई कि पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। अपने ऑब्जेक्टिव के कितने पास पहुंचा है इजराइल? इस तरह के खंडर, इस तरह के वीरान तस्वीरें हम जगह जगह से देख रहे हैं और गाजा में भी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, हमने वो मैप भी अभी कुछ देर पहले दिखाया था कि कैसे उन्होंने 2 इलाकों में हिस्सों में बांट दिया है। उन्होंने एक सेफ जोन बना दिया है, वहां पर वो कह रहे हैं कि सभी जो फिलिस्तीनी रहें। ये सब करने के बाद भी कितना करीब पहुंचा है इजराइल अपने मकसद के? आपने बहुत उचित सवाल पूछा है। देखिए इजराइल का स्टेटेड एम बहुत क्लियर है कि हमास का डिस्ट्रक्शन, लेकिन क्या वो डिस्ट्रक्शन को हमें समझना है, वो क्या इसका मतलब है? देखिए उसका मतलब अगर एज अ मिलिट्री मैन मैं बोलना चाहूँगा, नंबर 1 इनकी टॉप लीडरशिप और ख़ासकर जो इनका ब्रेन है जिसको वो बिन लादेन बोलते हैं, सिनवार, उसको खात्मा करना। अगर ये टॉप लीडरशिप और ये कोर जो ग्रुप है इनको ख़त्म कर दिया तो काफ़ी हद तक हमास का खात्मा हो जाएगा। दूसरा, जो हमास की वॉर वेजिंग पोटेंशियल है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसको काफ़ी हद तक डिग्रेड करना, उनके काफ़ी फाइटर्स को मारना और उनकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी, जो उनके हथियार हैं, एम्यूनिशन है, इसको बर्बाद करना काफ़ी हद तक, कि जो भी बचे कुचे लोग भी रह जाएंगे हमास के, उसके बाद उनके पास क्षमता नहीं रहेगी लड़ने की। कहने का मतलब है कि तकरीबन मैं परसेंटेज में अगर बोलूँ तो तकरीबन 50% इनके अगर कार्डर्स मर जाएं
और वॉर वेजिंग पोटेंशियल है, तो तकरीबन मैं बोलूँगा हमास को ये जो एक एम है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन अब ये दूसरा पॉइंट उठता है कितने वक्त तक, जितना इस लड़ाई को लंबा खींचेंगे इंटरनेशनल ओपिनियन, अमेरिकन प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यानी जल्द से जल्द हासिल करना होगा ये ऑब्जेक्टिव, जिसमें याह्या सिनवार को खत्म करना शामिल है, यानी टॉप लीडरशिप को खत्म करना शामिल है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लड़ाकों को और उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता को खत्म करना जरूरी है। इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन और कुछ जानकारी आपको देते हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई। लेकिन ये दुनिया में बार बार सवाल अभी भी उठ रहा है कि कितना संभव है हमास को खत्म करना। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस बात का सवाल उठाया था खान यूनुस में। लेकिन जहां एक तरफ इजरायली फौज अपने मिशन पर है, तो वहीं इस मिशन का दूसरा पार्ट जबालिया में है। तो देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, एक हिस्सा खान यूनुस में तो दूसरा जबालिया में है। जबालिया में बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप है और इजरायली फौज ने जबालिया को चारों ओर से घेर लिया है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए घर घर, ये जो हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं इसके जरिए समझिए, घर घर तलाशी ली जा रही है जबालिया में, क्योंकि यहाँ भी हमास कमांडरों और नेताओं के छिपे होने की आशंका जताई गई है और इन्हें खत्म कर कर ही इजराइल किसी हद तक अपने मकसद के करीब पहुंच सकता है। आम नागरिक के भेष में हमास लड़ाकों से सीधी जंग जारी है, यानी हमास के लड़ाके आम नागरिकों की तरह मौजूद हैं और इसी वजह से बार बार हमारे चर्चा के दौरान भी इस बात का जिक्र आ रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती है हमास को ख़त्म करना, क्योंकि हमास के लड़ाके कोई एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी में काम नहीं करते हैं। इस वजह से उनकी लीडरशिप और उनके काडर का, उनके साथ लड़ने वाले लड़ाकों का आंकड़ा या उनकी संख्या मौजूद नहीं है और हमास की तरफ से कोई जानकारी इससे पहले भी दी नहीं गई है। लेकिन कैसे, देखिए सिविलियन कपड़ों में लड़ाई जारी है। लेकिन खान यूनुस में एक और इलाका जो लगातार निशाने पर है, अस्पताल खाली करने के लिए हवाई पर्चे बांटे गए हैं इजराइल द्वारा, और इजराइल द्वारा ये लगातार किया जाता रहा है। इससे पहले भी वो तमाम अस्पताल जिन पर अटैक किया गया या जिनको निशाने पर लिया गया, वहां पर पहले इस तरह के हवाई पर्चे बरसाए जाते हैं और इजराइल यही दुनिया को बताता भी है कि कितने हजार या कितने लाख पर्चे उन्होंने बांटे हैं लोगों को ये कहने के लिए कि इस इलाके को खाली कर दें। लेकिन बमबारी के बाद जमीन पर आगे बढ़ती इजरायली डिफेंस फोर्स भी दिखाई दे रही है। देखिए ये बमबारी के बाद तो ये सीक्वेंस है युद्ध का, पहले पर्चे गिराए जाते हैं, यानी सिविलियंस को कहा जाता है कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए, हम यहाँ पर हमला करेंगे, और उसके बाद बमबारी की जाती है ताकि न्यूट्रलाइज किया जाए उन तमाम लड़ाकों को या हमास के लोगों को जो वहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद ज़मीनी फोर्स आगे बढ़ती है और फिर पहले टैंक्स आगे आते हैं और उसके बाद घर घर जाकर तलाशी अभियान भी चलाया जाता है। इस तरह से इस युद्ध में अभी तक आगे बढ़ती रही है और इलाकों को अपने कब्जे में लेती रही है इजरायली डिफेंस फोर्स। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है हमास की सुरंगें, सबसे बड़ी चुनौती है फिलिस्तीन में मौजूद सुरंगें, और वो सुरंगें जब तक मौजूद हैं तब तक इजरायली डिफेंस फोर्स को ये लगता है कि वो पूरी तरह से हमास का खात्मा नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से देखिए अब क्या हो रहा है, समुद्र का पानी इन सुरंगों में भरा जा रहा है ताकि वीड आउट किया जा सके जो मौजूद हैं, अगर अंदर कहीं पर भी लोग तो बाहर निकलें और ये सुरंगें किसी भी काम लायक ना रहें, यानी इनका इस्तेमाल ना किया जा सके। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा दो और इलाके जहां पर आईडीएफ ने बड़ा एक्शन किया है वो भी दिखाइए। समारिया और जुडिया में आईडीएफ ने बड़ा एक्शन किया। देखिए ये तस्वीरें, देखिए समारिया और जुडिया की तस्वीरें जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स का एक्शन देखने को मिला है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स का चौतरफा एक्शन गाजा के अलग अलग इलाकों में, टनल्स को भी निष्क्रिय करने का काम जारी है जहां पर समुद्र का पानी भेजा जा रहा है, तो साथ ही ग्राउंड एक्शन भी लगातार जारी है। लेकिन इजराइल और हमास की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद मिडिल ईस्ट के अपने पहले दौरे पर हैं। तो पुतिन मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। पुतिन पहले संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे हैं। यहां उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से होनी है। इसके बाद पुतिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद जाएंगे जहां वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं से पुतिन तेल कारोबार के अलावा इजराइल हमास जंग पर भी बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में इन दो मुलाकातों के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार को मॉस्को में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिलेंगे। रईसी से मुलाकात में भी इजराइल हमास की जंग पर बात होगी, क्योंकि रूस पहले ही इजराइल हमास के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। इससे पहले मॉस्को में रूस की टॉप लीडरशिप से ईरान और हमास के नेताओं की मुलाकात भी हो चुकी है।
एक और तस्वीर भी लेकिन आपको दिखा देते हैं। यूएई में मुलाकात की तस्वीर देखिए। यूएई में पुतिन को तोपों से सलामी दी गई जब वो वहां पहुंचे, लेकिन पुतिन की मुलाकात कितनी अहमियत रखती है जियो पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा जियो पॉलिटिक्स में, वो बताती है तस्वीर। तोपों की सलामी दी गई पुतिन को जब वो पहुंचे यूएई। और ये देखिए ये तस्वीर जब पुतिन पहुंचे थे, लेकिन ये तस्वीर दिखाती है मिसाइल वाले सुखोई की सुरक्षा में रूस से निकले पुतिन। कितनी बड़ी सुरक्षा के साथ पुतिन निकले हैं रूस से, मिसाइल लगे हुए सुखोई विमानों की सुरक्षा में। ये देखिए ये सुखोई विमान जिसमें मिसाइल भी लगी हुई है, यानी पूरी तरह से टारगेट को हिट करने के लिए तैयार सुखोई विमानों की सुरक्षा घेरे में पुतिन निकले। और ये एक बड़ा संदेश भी, इस तस्वीर के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी कि किस तरह की सुरक्षा कवच के साथ पुतिन देश से बाहर निकले हैं। हमारे साथ अश्विनी सिवाच जी भी मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सर। पुतिन का पहुंचना, मैं उसके बारे में बात करूंगी, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन जो ये तस्वीर है जिसमें वो सुखोई जिसमें कि मिसाइल लगी हुई है उसकी सुरक्षा घेरे में निकले और ये तस्वीरें जारी की गई हैं, यानी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि पुतिन कितनी बड़ी सुरक्षा के साथ, कितनी बड़ी सुरक्षा कवच के साथ देश से बाहर निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई है, पुतिन बहुत कम समय बाद निकले हैं, या क्योंकि उनको भी एक प्रकार से डर है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है इस लड़ाई। मगर ये भी सच्चाई है जिस प्रकार से सुखोई 30 MKI का भी और जो उनके दूसरे सुखोई हैं उनका एक प्रकार से घेरा लेके आए हैं। मगर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब वो सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ईरान के साथ देखें जिस प्रकार से इब्राहिम राइसी मिले हैं पुतिन से, कहीं ना कहीं ये समझौता हुआ है कि जो भी इस प्रकार वो लगे हुए हैं इनके ऊपर सैंक्शन, उसको हम कैसे नकारा करें। और जो सऊदी अरेबिया, यूएई है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में पहले जो रूस था वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर अब उसने बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया है और वो एनर्जी सिक्योरिटी तो है ही, और इसके अंदर इजराइल और जो हमास लड़ाई है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा। ये भी मैं अपने दर्शकों को बताऊं, पहले रूस के इजराइल के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, मगर इजराइल ने जब यूक्रेन को बहुत ज़्यादा हथियार दिए हैं तो कहीं ना कहीं इजराइल और रूस के जो संबंध है उनके अंदर खटास आई है। और ईरान से रूस ने बहुत ज्यादा मदद ली है लड़ाई में। शाही ड्रोन जो कि एक गेम चेंजर है रूस के लिए, वो भी ईरान से युद्ध ने समीकरण बदले हैं और उन समीकरणों में अब जब ये युद्ध हो रहा है तो उस रूस के लिए बहुत मुफीद समय है कि वो यूएई के साथ जाकर खड़े हो जाए। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। इजरायली सेना का हमास के हथियार डिपो पर रेड, इजरायली सेना ने सैकड़ों मिसाइलों को बरामद किया है, लंबी दूरी के रॉकेट भी जब्त किए गए हैं, ड्रोन और पेलोड भी बरामद किए गए। देखिए तस्वीरें बरामद करने की, ड्रोन और पेलोड बरामद किए गए, लंबी दूरी के रॉकेट भी बरामद किए गए और ये दिखाए भी गए हैं इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। उन्होंने एक बड़े हथियार डिपो को हमास के रेड करने के बाद ये तमाम हथियार बरामद किए। देखिए कितनी बड़ी संख्या में हथियार हैं जो बरामद किए गए हैं। संजय मेस्टन सर, लेकिन ये जो हथियार है, देखिए तमाम तरह के हथियार मौजूद है, ड्रोन है, लंबी दूरी के रॉकेट हैं, मिसाइलें, ये तमाम चीज़ जो हथियार बरामद किए गए हैं, ये जाहिर सी बात है बड़ी सफलता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि हमास के पास कितनी बड़ी शक्ति मौजूद है, कितने बड़ी संख्या में हथियार उनके पास मौजूद है। ये देखिए साफ जाहिर है, ये दृश्यों से दिख रहा है कि इनके पास इतने लेटेस्ट हथियार हैं, इतने रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, आखिर में दिए किसने? तो आंसर निकलता है ईरान ने। तो इनको काफ़ी इक्विप, ट्रेन, सब कुछ किया हुआ है। और साथ ही में जो मैं एक और आपको पॉइंट बता रहा था, इजरायली का जो एम है आईडीएफ का, इनका खात्मा करना, जिसमें वॉर वेजिंग पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करना है या कैप्चर करना है। काफ़ी सारी संख्या में इन्होंने अगर हथियार कैप्चर किए तो इससे साफ जाहिर है कि इजरायली फोर्सेस को ऑन ग्राउंड काफ़ी सक्सेस मिल रहा है गाज़ा के अंदर। और मेरे को लगता है जो उनका ऑब्जेक्टिव है सिनवार वगैरह को पकड़ना, हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर हमें ये न्यूज़ मिल सकती है। और खासकर जो अभी ये टनल्स के अंदर फ्लडिंग करने वाले हैं, यानी सिनवार को जल्द से जल्द पकड़ लें। लेकिन अश्विनी सिवाच सर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जो हथियार हैं वो भी दिख रहे हैं। ये हथियार किस तरह के? बिल्कुल अत्याधुनिक हथियार हैं, यानी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है हमास और उसके पास बड़ी संख्या में हथियार मौजूद हैं।
देखो सच्चाई है, ईरान के पास जितने भी हथियार हैं उस टाइप के सारे हथियार हमास के पास हैं। देखो हमास एक ईरान की प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह भी और हौती रेबल भी। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से इसने हमास ने अपने हथियारों का जो जमावड़ा है वो टनल्स के अंदर रखा है, और इसकी जो टनल्स हैं और वो जो ज़्यादातर इसका अम्यूनिशन वेपन वगैरह हैं या तो स्कूल के नीचे या हॉस्पिटल या मॉस्क के नीचे, और इनका टनल्स का बड़ा भरपूर इसने एक प्रकार से इस्तेमाल किया है। मगर अभी इजराइल ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि इनको बाहर निकाला जा रहा है, एक तो वाटर कैनन से और एक जो स्पॉन्ज बॉम्ब है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब जो साउथ गाजा के अंदर जिस प्रकार से इजराइल बढ़ रहा है, अब जैसे पहले तो नॉर्थ गाजा को आपको लगता है कि उन्हें सफलता हासिल होगी कि पूरी तरह से अगर वो इन इलाकों को साफ कर दे। लेकिन एक और तस्वीर हमारे सामने अभी कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई है। राफा बॉर्डर के पास बसी टेंट सिटी की तस्वीर सामने आई है। कैसे ये टेंट सिटी के तौर पर विकसित होती जा रही है, एक बड़ा रूप इख्तियार करी। देखिए ये उत्तरी गाजा से जो लोग निकल कर आए हैं वो यहां पर बस रहे हैं और ये एक टेंट सिटी बनती जा रही है। देखिए किस तरह से एक शहर बसता जा रहा है यहाँ पर, उत्तरी गाजा से, दक्षिण गाजा से जिन लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है और कहा गया है कि आप इस इलाके को छोड़कर जाएं, वो राफा बॉर्डर के पास पे कैसे एक पूरा शहर बसता हुआ अब दिखाई दे रहा है। लेकिन हमास का साथ दे रहे हूती लड़ाकों के खिलाफ इजराइल ने बड़ा एक्शन लिया है। यमन की राजधानी सना में हूती के हथियार स्टोरेज पर इजराइल ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। वहीं इजराइल का साथी अमेरिका भी लाल सागर में हूती के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। अमेरिका ने लाल सागर में हूती के खिलाफ कई देशों के साथ मिलकर एक नेवल टास्क फोर्स बनाई है जिसका टारगेट होगा हूती। हूती ने अगर कुछ भी किया तो उस पर और भी बड़े हमले होंगे। देखिए किस तरह से सऊदी अरब में पुतिन और लाल सागर में अमेरिका की टास्क फोर्स, इस पूरे इलाके में दो बड़ी जो सुपर पावर्स हैं वो मौजूद हैं और दिखाती हैं कि कैसे एक नई दिशा इस युद्ध के बाद दुनिया में दिखाई देगी।